नमस्कार। आज की तारीख में सारे शहर में दहशत मची है। घर घर में त्राही त्राही मची। जवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, हर कोई इसी डर में बैठा है कि कोरोना संक्रमण है, ना जाने क्या। जब हमें ज्ञान हो किसी चीज का और समझ हो पूरी तरह से, डर थोड़ा कम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कोरोना के बारे में कुछ चीजें जो आम लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं, जो साइंटिफिक सर्कल्स में जानकारी है लेकिन आम नहीं है, कुछ चीजों पे टिप्पणी करूं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन कोरोना के बारे में बोल रहा हूं। वो इसलिए कि पिछले 1.5 साल में, जब से कोरोना का वायरस का पहले देखा चाइना में, ये देखा गया कि नया वायरस है। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि नई वायरस है तो इसके बारे में मैं भी पढूं। और तब से जो नए मरीज आए और जो पुराने मरीज ठीक हो गए, उन सब का मैं रिकॉर्ड देखता रहा, जो मेरे संपर्क में। और जो पहला वेव आया, फिर दूसरा वेव आया, और अब का जो वेव आया, सब में कई मरीजों से मैंने बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी, और जो रिसर्च आर्टिकल्स निकले उनको पढ़ा, और मेरे को अंदाजा लगा कि क्या हो सकता है। पहली चीज, कोरोना जो बीमारी है एक जीवाणु से होता है, जो हमारे सांस से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और ये सांस से प्रवेश करके हमारे गले के और नाक के पीछे वाले कोशिकाओं में प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसमें हमारे कोशिका का अंग बन जाता है, और उसके बाद वो पनपने लगता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे करके 1-2 दिन में कम से कम करोड़ों में बन जाते हैं। तो जब हमारे शरीर में ये जीवाणु प्रवेश करता है, और जब हमारे शरीर में वो लक्षण प्रकट करता है, ये जो है समय तकरीबन 5 दिन है। इस 5 दिन में हमें हो सकता है कुछ ना हो सकता है कि हल्का थोड़ा सा बदन में दर्द 3-4 दिन के बाद हो। तो पहले वेव में काफी लोग बताते थे कि हम शादी पे गए थे, वहां मिले थे, एंगेजमेंट में गए थे, वो पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी हुई थी, तो वहां मिला हमको। आज तो किसी को पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहां से हम गए, ही नहीं साहब, कहीं नहीं गए, पहली बार आए। ये जो है, हम समझ के जाएं कि हमें मालूम नहीं कि कहां से आए, तो हम हिसाब नहीं लगा सकते कि कितने दिन पुरानी संक्रमण है। हाँ, जब पहली लक्षण होती है हमारे शरीर में संक्रमण की वजह से, वो हमें जानना, वो जानकारी है हम। लेकिन यहाँ भी लोग चूक करते हैं। पूछें कि हाँ भाई, तुम्हें पहला लक्षण क्या था, कब था? वो डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते हुआ था। नहीं नहीं नहीं, तारीख बताओ। सर शायद सर बुधवार शनिवार को हुआ था। नहीं, बताओ बुधवार को या शनिवार को, फिर तारीख बताओ, और कौन से दिन क्या तकलीफ। फिर पता चलता है कि बदन में दर्द हुआ, फिर गले में खिचखिच, फिर बुखार। हो गई बात साफ। तो ये पहला दिन लक्षण का, बुखार, खांसी, बलगम, नजला, जुकाम जो भी था, वो नोट कर लीजिए। ये बहुत अहम है। इसके पश्चात आप अगले 2-3 दिन के लिए जो लक्षण दिखते हैं 80% लोगों में, 85% लोगों में नजला जुकाम ही, और कुछ नहीं है, और उनको उसके पश्चात कुछ नहीं होता, वो ठीक हो गए, कोरोना वॉरियर्स बन गए, उनकी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, लेकिन 10-15 लोगों में बीमारी एक दूसरा मोड़ लेती। कब? तकरीबन 5-6 दिन के।
पहले लक्षण के 5-6 दिन के क्या होता है उनमें एक ऐसी क्रिया होती है जो साधारणतः लोगों में नहीं होती। हमारे शरीर में अगर बाहर से कोई जीवाणु या कीटाणु आए तो उनसे लड़ने की शक्ति होती है एक एंटीबॉडी से। एंटीबॉडीज कोशिकाएं, खास कोशिकाएं बनाती है जो कि एंटीबॉडीज को करती है वहां पे प्रोड्यूस, और इस एंटीबॉडी से वायरस हो या बैक्टीरिया हो उनको खत्म। तो ये एंटीबॉडीज वायरस को कैसे पहचानती है? वायरस को पहचानती है ये बाहर से आया है, तो वो देखता है कि उसकी कोटिंग होती है। कोटिंग में देखते हैं कि प्रोटीन जो शरीर वाला प्रोटीन है, बाहर वाला प्रोटीन पहचानते हैं, अच्छा ये बाहर वाला प्रोटीन यानी कि ये दुश्मन है, यानी कि इसको खत्म करो। तो पहले जो वायरस को पहचानने में टाइम लगता है कि फॉरेनर है, नई चीज है, किसी को पता ही नहीं। जब आ गए और एंटीबॉडी बन गई फिर पहचान बन जाती है। पहचान कैसे करती है कोशिका एंटीबॉडी? वो स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, जो आप देखते हैं अच्छा खूबसूरत सा लगता है, लाल 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 बाहर निकले होते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन है। वो जो है जो एंटीबॉडीज पहचानती हैं और उनको अटैक करती हैं। बहुत अच्छा भाई, दुश्मन है उसको खत्म करो, वायरस है खत्म करो। नहीं, 10-15% लोगों में बात यहाँ रुकती नहीं है। क्या हो जाता है इनमें? ये होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी कोशिकाओं में इसके मिलने जुलने वाली कोशिकाओं को अटैक करने, यानी कि वायरस से मिलने वाली कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, खासतौर पे फेफड़ों में, तो उनमें अटैक कर देती है। जब उनमें अटैक करती है तो खून की धमनियों में होती है ये कोशिकाएं, तो वो उनमें अटैक करती है तो उनमें जो है खून जमने लगता है। साधारणतः हमारे शरीर में खून कभी जमता नहीं, बाहर निकलने पे जमता, वैसे नहीं जमता। ये जो है प्रॉब्लम है। अगर खून जम जाए तो खून का बहना रुक जाएगा, और खासतौर पे फेफड़ों में अगर खून का बहना रुकना फेफड़ों में रुक गया तो खून में ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? जो हवा से खून की धमनियों में हवा हवा का ऑक्सीजन का अदला बदलाव होता है, नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो मरीज को सांस फूलने लगेगा। बड़ी खतरनाक चीज होगी भाई ये तो ये जो है समझना जरूरी है कि ये सब में नहीं होता, कुछ लोगों में, और आमतौर पे 5वें-6ठे दिन में जो हो गया। अब क्या हो गया? तो ये जो है साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं हम मेडिकली। तो ये एंटीबॉडीज से बनती हैं कि ये लड़ने की शक्ति वाली जो केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर में खून के दौरे में, खून के इस प्रवाह में चला जाता है, और इसकी वजह से फेफड़ों के कोशिकाओं में डैमेज करता है, और खूब डैमेज करता है। और इस खूब डैमेज की वजह से फेफड़ों में खून का प्रवाह कम हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। जितना देर रुकेंगे उतनी एंटीबॉडीज डैमेज करती चली जाती है, और कुछ तो ये वेव्स बार बार आती हैं, कुछ वैसी होती रहती है डैमेज। तो 5वें दिन से 10वें दिन तक एंटीबॉडीज के प्रवाह से खून का जमना फेफड़ों में बढ़ता चला जाता है। तो आमतौर पे मरीज आते हैं 9वें दिन 10वें दिन, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, 50-60 होते हैं, फिर आईसीयू का ढूंढते हैं, वेंटिलेटर ढूंढते हैं, नहीं मिलता। तो मेरा ये लेक्चर मैं खास तौर पे इसलिए अपने साथियों को देना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे जो है शरीर में जरूरी नहीं है कि इसको हम अनकंट्रोल्ड, यानी कि हमारे कंट्रोल के बाहर निकल जाए। ये जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम ये देखते हैं कि अगर हम पहचानते हैं कि कौन से दिन हुआ है तो वहां हम एंटीबॉडीज की मात्रा को कम कर सकते हैं। वो मात्रा कम करेंगे कैसे? स्टेरॉयड के। तो स्टेरॉयड एक बहुत प्रभावी दवा है जिससे एंटीबॉडीज की जो है मात्रा हम कम कर सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स है खतरनाक दवाई,
क्या खतरा है? शुगर है मरीज को तो, अब 20% दिल्ली वालों को तो शुगर है। अगर आपने शुगर वाले मरीज में दे दिया तो क्या होगा? खून बिल्कुल 400-500 पड़ जाएगा, तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये डॉक्टरी सलाह के साथ अपने डायबिटीज के डॉक्टर को बता के, अपने डॉक्टर को बता के कि भाई ये शुगर है मेरे को और स्टेरॉइड दे रहे हो आप मेरे को, तो ये सोच समझ के लें। दूसरा है बहुत अहम दवाई इस चीज को कंट्रोल करने का, वो है खून पतला करने की, एंटी कोगुलेंट्स बोलते हैं। एंटी कोगुलेंट्स जब आते हैं तो वो जो है धमनियों में खून को जमने से रोकता है, और मरीज में कॉम्प्लिकेशंस जो आमतौर पे होती हैं जमने से, वो नहीं होती। तब हमें लगता है कि अच्छा अब तो सांस, दम घुट नहीं रहा। क्लॉटिंग होती है, दम घुटने लगता है। क्लॉटिंग रोक दिया आपने, फिर सांस दम नहीं घुटेगा। ये मरीज ठीक ठाक रहते हैं। तो अगर हम ये जो ध्यान से रहें, ये दो दवाई समय से लें, जल्दी लेने से क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? इसलिए कि जो हमारे जो वायरस हैं वो जब एक या दो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त अगर देते हैं तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उनको खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी सप्रेस जाती है, वो उनको खत्म नहीं कर पाती, तो दिक्कत। वायरस आपके शरीर में ज्यादा देर तक रहेगा, जो हमारी हो सके ज्यादा खतरनाक हो सके। तो इसलिए जल्दी नहीं देना चाहिए, समय से ही देना चाहिए, और समय वो 5वें दिन के बाद ही। और जिन लोगों ने ये नहीं करा, ध्यान नहीं दिया, डॉक्टरी संपर्क नहीं करी और इलाज नहीं कराया, तब उन लोगों में देखते हैं कि जब 6 दिन 7 दिन हो जाते हैं, तब एंटीबॉडीज का अटैक ज्यादा होके उनमें दिक्कत होने लगती है, और उस दिक्कत की वजह से सांस फूलता है, और फिर दौड़ते हैं अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए, उसमें वेंटिलेटर। दोनों चीजें बचा सकते हैं समय पे इलाज कर। अब जो है आज की तारीख में सारे जो है, ये जो है डिजिटल सेंसर होते हैं, जो कि नापती है कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी और आपकी दिल की धड़कन कितनी तेज जा रही। ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मली हमारे फेफड़ों में 98-100% होती है। तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो सकती है? हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो फेफड़े दो हैं। एक फेफड़ा निकाल दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक फेफड़ा निकाल दिया तो कोई परेशानी होगी? नहीं। दूसरे में भी दिक्कत होगी, तो उसमें भी कुछ करना। तो ये जो है, एक फेफड़ा खराब हो गया, दूसरे में भी दिक्कत होगी कोरोना की वजह से, फिर आपका सांस फूलने। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में गुर्दे जैसे हमारे दो हैं, फेफड़े भी दो हैं। आधा निकाल दिया जाए, 50% है, तो भी 100% हमारा सैचुरेशन है। और अगर 2/3 निकाल दें तो भी सैचुरेशन अच्छा रहता है, लेकिन हाफने लगता है। तो जो सैचुरेशन देखने के लिए हम बैठते हैं, अगर हमने 2/3 लंग्स निकाल भी दिया और खराब भी हो गए, तो भी सैचुरेशन हो सकता है ड्रॉप ना करे। यही गलती है जो सभी करते हैं, सैचुरेशन देके घर बैठते, दवाई नहीं लेते। ये हमारे इस फेफड़ों को जल्दी से खत्म, और फिर जो है पेशेंट्स को बचाना मुश्किल। ये फेफड़ों का जो डैमेज है उसको रोकना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे और कैसे रोकेंगे? वो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बादल उमड़ के आए, आपने छाती ले लिया, खोलोगे नहीं, लेकिन अम्ब्रेला जो है अपने थैले में डाल दी। बूंदाबांदी हो गई, बारिश हो गई, तो छाती खोल दिया और छाता खोल दिया। और ज्यादा तेज आंधी आई तो छाता नहीं चलेगा, छाता उड़ जाएगा। तो हमें जो है देखना पड़ेगा कि हम शेल्टर ले लें, किसी बिल्डिंग के नीचे चले, किसी पुल के नीचे चले जाए, ताकि आंधी हमसे दूर रहे। ये नॉर्मल बचाव, इसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये
एंटीबॉडीज को हम सप्रेस करते हैं, उनको कमजोर करते हैं स्टेरॉइड के साथ, तो अगर जो है हमने समय पे ले लिया तो एंटीबॉडीज सप्रेस हो जाती हैं और हमें जो है दिक्कत नहीं होती। तो अहम समझने की बात है कि एंटीबॉडीज जो खत्म करनी है, जो मार्कर्स हैं उनको खत्म करनी है, तो हमको जो है समय पे स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा। ये बहुत अहम चीज है जो मैसेज। टाइम टेबल देख के पहले दिन की जब लक्षण था तब से 5वें दिन लक्षण है, और उसके बाद उसकी लिस्ट सूची देखोगी कौन कौन सी दवाइयां हैं कौन सी नहीं, बड़ी सारी लिस्ट। कोई भी दवाई कोई एसेंशियल नहीं है। तो क्या है, रेमडेसिविर है, कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये असरदार है। जो आइवरमेक्टिन है, कोई ठोस सबूत नहीं है। एजिथ्रामाइसिन है, ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। और डॉक्सीसाइक्लिन है, अगेन ये एंटीबायोटिक है, ये भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। वायरस के अगेंस्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि रेमडेसिविर और जो है वो काम करती हैं आपकी टोसिलिजिमेब, बट टोसिलिजिमेब जो है वो वायरस को नहीं अटैक करती, वो एंटीबॉडी इंटरल्यूकिन 6 को अटैक करती है। वायरस को रेमडेसिविर और आपकी अटैक करती है टैमीफ्लू, तो एक दवाई है जो कि अटैक करती है, लेकिन ये सब में असर नहीं। अटैक के बावजूद में कोई परेशानी नहीं होती। अटैक की जो है वजह से जो रुकावट होता है वो जो है हमको बचा सकता है। जो अटैक को बचाता है स्टेरॉइड, वो हमें बचा सकता है। तो ये जरूरी है कि समय पे हमने इसको रोका और इसको बचा। अब जो है और दवाइयां हैं, प्लाज्मा थेरेपी हुई। अब रिसर्च से ये निचोड़ निकला है कि प्लाज्मा थेरेपी असरदार नहीं। कोई ठोस हमें रिसर्च में नहीं निकला है कि सबूत नहीं है कोई कि इतना असरदार है, तो उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर इतनी महंगी दवाई है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी असर का ठोस सबूत नहीं है। बाकी किसी दवाई का जो है इसमें रोल नहीं है। बाकी क्या बची दवाइयां, हम विटामिन देते हैं उनको ए बी एंड सी, और उसके पश्चात हम क्या देते हैं, अगर बुखार तेज हो तो क्रोसिन। तो मेन जो मुद्दा है इसमें, इस बीमारी में समय सारणी बनाने का। कब क्या होता है टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल के हिसाब से उस पर आपको अमल करना। पहला लक्षण विटामिन बी सी एंड डी, और आपने ले लिया इसका क्रोसिन अगर बुखार है तो, या बदन में दर्द 2-3 दिन रहा, लेकिन उसके पश्चात 5वें दिन, चौथे दिन रात को आप देखेंगे कि आपका फिर से बुखार, फिर से खांसी 10% 15% में। उन लोगों में स्टेरॉइड जो डोज हम देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन का 32 मिलीग्राम शुरू में देके, फिर 16 मिलीग्राम सवेरे शाम हफ्ते का। और दूसरी जो है चीज जो हम देते हैं खून को पतला करने, फिक्साबिन या रिवरॉक्साबिन, ये 2 चीजें हैं जो कि यूज कर सकते हैं ताकि खून हमारे शरीर में धमनियों में जमने से रुक। ये बहुत अहम मैसेज है, क्योंकि इससे हम अपने आप को बचा सकते। सो अगर मैं निचोड़ इस लेक्चर का बोलूं, पहली चीज जरूरी है कि ये हम इसका जो है पहला लक्षण वाला दिन गिन ले, नोट कर लें। 3-4 दिन नोट कर ले फीवर कैसा है क्या। अगर 3-4 दिन के बाद भी आपको लक्षण है, बुखार तेज हो रहा है, तो गड़बड़ है। 5 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं कोई भी दवाई जो कि आपको बचा सकते हैं।
और वो है स्टेरॉइड्स और एंटी। ठीक है, अगर आपने देर कर दी और डिजिटल सेंसर लेके घर बैठ गए तो आप फेफड़ों को खराब होके ऐसे मौके पे पहुंचोगे जब बिल्कुल खराब हो जाएगा और आप वेंटिलेटर पे भी बच नहीं सकते। ऐसा ना होने दीजिए। फेफड़ों में बहुत स्पेयर कैपेसिटी होती है, 2/3 निकाल दो तो भी 100% आपकी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। ये समझना जरूरी है। समय देखिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा और इलाज कराइए। इलाज में मेन जो है रोल है आपकी एंटी स्टेरॉइड्स हैं और दूसरी है एंटी कोगुलेंट्स, यानी कि खून पतला करने की दवा। ये दो है। अब आया मुद्दा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से बचाव होता है। 2 आई है हमारे देश में, तीसरी भी सुना आई है कि हम ये देखते हैं कि जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट, वैक्सीनेशन से हमें फायदे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि करा लीजिए। लेकिन अभी भी शुरुआत का समय है। दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि 100% फायदा है। कितनी देर तक रहेगा लड़ने की शक्ति और कितनी देर तक हमारी इम्यूनिटी रहेगी, कोई नहीं कह सकता। इसलिए हम समझ के जाएं कि अब जो है वैक्सीन करेंगे ये सोच के कि ये लहर से बच जाएंगे, नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी आने में 4 हफ्ते 6 हफ्ते लगते हैं। वैक्सीन से वायरस वाला जल्दी बन जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो है जो कमजोर करा हुआ जो है पार्टिकल होता है, उससे वैक्सीन एंटीबॉडी बनने में 4 हफ्ते का इंटरवल होता है और दूसरा डोज 4 हफ्ते में देते हैं। आजकल तजुर्बे से ये देखा गया है कि 8 हफ्ते में जो है वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी सबसे अच्छा बनता है। तो अब हम रेकमेंड करते हैं कि पहला डोज लिया है तो दूसरा डोज 8 हफ्ते में ले लीजिए। अगर आपको संक्रमण हुआ है और हुआ है वायरस का लक्षण, तब आप क्या करेंगे? तब ये ध्यान रखें कि कोरोना का वैक्सीनेशन तकरीबन 40 दिन के बाद ही दे, उसके पहले मत। ये भी समझ लीजिए। इस लेक्चर के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। धन्यवाद।